फाइनली सिडबी ने भी ग्रेड ए और ग्रेड बी ऑफिसर की वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया है। आप सब जानते हैं कि बैक टू बैक सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एस्पिरेंट्स के लिए लगातार कोई ना कोई वैकेंसी निकलती जा रही है और इसी लिस्ट में अब सिडबी का नाम भी जुड़ गया है। सिडबी ने भी अनाउंस कर दी है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑफिसर्स की वैकेंसी। हाय ऑल, मेरा नाम है तन्वी और मैं आप सबका बैंकर्स ग्राउंड में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज का सेशन जो है उस सेशन में मैं डिस्कस करूंगी आपकी जो सिडबी की पूरी नोटिफिकेशन है, ताकि आप जान सको कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस किस तरह से चाहिए, आपकी एप्लीकेशन फीस क्या है। तो ये सारी बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, आपकी नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो उन्होंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं, सारी डेट्स मेंशन कर दी है, जिसकी वजह से आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि इस डेट को ये पेपर होगा, मेरे पास इतना टाइम है, मुझे कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि जब कहते हैं ना टू बी नोटिफाइड लेटर, बच्चे को पता ही नहीं होता पेपर कब होना है और एक वो डिसीजन मतलब एक स्ट्रैटेजी नहीं बना पाता। बट अब आप स्ट्रैटेजी पूरी अच्छे से क्लैरिटी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेट्स है वो ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि फेज 1 कब होगा और फेज 2 कब होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हो गई है 8 नवंबर को और आपकी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है और 2 दिसंबर लिखा है तो आप ये मान के चलो कि आप 25 नवंबर तक अपने इस फॉर्म को फिल हर हालत में कर देना, क्योंकि लास्ट डेट्स में मुश्किल होती है, वेबसाइट हैंग हो रही है, पैसे कट गए हैं, वहां पे वो लोड होता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है लास्ट डेज में। तो बेटर है लास्ट डेट से 5-6 दिन पहले ही आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाना चाहिए। ओके, और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज, आपकी एज जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या रिक्वायर्ड है, बट उसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 8 नवंबर 2024, यानी एज ऑन 8 नवंबर 2024 आपकी जो रिक्वायर्ड एज है वो आपकी एज ऑन दिस डेट काउंट होगी। और अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करूं, उसकी कट ऑफ डेट आपकी है एज ऑन 2 दिसंबर 2024। आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है जो कि फेज 1, देखो आपके वैसे भी ये जो एग्जाम है इसमें फेज 1 होगा, फेज 2 होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका जो फेज 1 है उसकी टेंटेटिव डेट है 22 दिसंबर, फेज 2 19 जनवरी 2025 और इंटरव्यू फरवरी 2025, यानी एक एक महीने का अप्रोक्सीमेटली गैप आ रहा है ना। फेज 1 के अंदाजा 1 महीने बाद आपका फेज 2 है और उसके महीने बाद ही आपका जो है इंटरव्यू है। फेज 2 और इंटरव्यू में थोड़ा कम समय मिलेगा और फेज 1 और फेज 2 के बीच में आपको थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाएगा। तो ये है आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है और साथ में आपका पे स्केल क्या है। देखिए, ये सब ग्रेड पे वगैरह तो जो है आपके सामने ही है। बाकी देखो, एक तो आपकी जो वैकेंसीज निकली हैं वो है ग्रेड ए की और दूसरी है ग्रेड बी की। ओके, तो सबसे पहले तो टोटल जो वैकेंसीज है, ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 50 वैकेंसीज है जर्नल की, ग्रेड ए की। ये ग्रेड ए की वैकेंसीज है, ओके, और ये आपकी ग्रेड बी की वैकेंसीज है। तो ग्रेड ए की अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो है वो 1 लाख है और अगर आप ग्रेड बी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी जो है वो 1,15,000 है। ठीक है, ये सारा आपको बताया हुआ है कि कितने इंक्रीमेंट्स है ना, कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, कितने ईयर्स का, वो सब आपको बताया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट सैलरी उन्होंने बता दी 1,15,000 ग्रेड बी और 1 लाख आपका ग्रेड ए का। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं देखूं, देखो ग्रेड ए में तो आपकी सारी वैकेंसीज जो है वो जर्नल है, पर ग्रेड बी में आपकी जर्नल भी है, लीगल भी है और आईटी भी है। ओके, स्पेशलाइज्ड भी है और जर्नल भी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, ग्रेड ए के लिए तो सीधा 50 वैकेंसीज और जो ग्रेड बी है उसमें जर्नल की 10 है, लीगल की 6 है और आईटी की 6 है। तो यानी 50 ये और 22 ये, यानी टोटल 72 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। तो बच्चे, अगर आप ये कह रहे हो कि वैकेंसीज कम है, तो देखो ये जो आपका सिडबी है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ऊपर से ये ऑफिसर्स की वैकेंसी है, तो ये इतनी ही होती है। ठीक है, जो
आपकी जो लोअर पोस्ट होती है या जो रेगुलेटरी बॉडी के अंडर जो आपके जैसे कि बैंक्स हो गए है ना, उनमें वैकेंसी ज्यादा होती है क्योंकि वहां ज्यादा इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो एक है, तो नेचुरली वहां पे आपकी इतनी ही वैकेंसीज निकलती है। बट इस वैकेंसीज को अगर आप फिल करते हैं और इस पेपर को क्लियर करते हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब आपको मिलती है। ओके, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, नेशनैलिटी तो आप सब जानते हैं, एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप सब इंडियन होने चाहिए। उसके बाद एज लिमिट में बता देती हूँ कि अगर आप ग्रेड ए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो 21 साल से ज्यादा और 30 साल तक होनी चाहिए। यानी आपकी जो उम्र है 21 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। यानी अगर मैं प्रॉपर आपका बर्थडे ही बता दूं तो आपका जो बर्थडे है वो 8/11/94 और 9/11/2003 के बीच में होना चाहिए या इन्हीं दोनों डेट्स पे होना चाहिए, इससे बाहर ना हो। मतलब आप इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ ना हो और इसके बाद का ना हो, ठीक है। और अगर आप ग्रेड बी का फिल कर रहे हैं तो उसके लिए एज जो है आपकी 25 से लेकर 33 ईयर्स है। यानी आपका जो बर्थडे है वो 8/11/91 से पहले का नहीं होना चाहिए और 9/11/99 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसकी रेंज में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप एज को लेकर आपको क्लैरिटी हो गई होगी। ग्रेड ए के लिए आपकी 21 to 30 ईयर्स एज होनी चाहिए और ग्रेड बी के लिए आपकी एज जो है वो 25 to 33 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कुछ एज रिलैक्सेशंस है, आप देख सकते हैं। SC ST कैटेगरी की 5 ईयर्स है, ठीक है। OBC 3 ईयर्स है, PWBD 10 ईयर्स है, ओके। और इसी में कुछ 13 और 15 ईयर्स की भी और एक्स सर्विसमैन की 5 ईयर्स की आपकी जो है रिलैक्सेशन है। और जो 1984 राइट्स में जो पर्सन्स इफेक्टेड है उनकी 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। तो अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको देखो, इस नोटिफिकेशन में बच्चों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना वो होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने जा रही हूँ कि एक्चुअली वो क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की जर्नल स्ट्रीम की वैकेंसीज की, ओके। जो 50 वैकेंसीज है उनकी बात कर रही हूँ। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स हो और रिजर्व कैटेगरीज में उन्होंने 50% मांगे हैं या फिर आप CS हो, आप सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या फिर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ओके। तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और मतलब कोई एक चीज अगर आपके पास है तो उसके बाद या फिर आप CA हो या फिर आपके पास MBA, PGDM किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है ये इन मैनेजमेंट, ओके। कोर्स होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, 2 इयर्स का। डिप्लोमा 1 ईयर का भी होता है, ये 2 इयर्स का कर रखा है तब, ओके। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आपका। तो इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट अगर मैं ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की बात करूं, यानी ग्रेजुएशन और कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अगर आपकी इनमें से कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, ओके। बट अगर आप जो है CA हैं या फिर आपने MBA या PGDM कर रखी है तो आप जो है इस वर्क एक्सपीरियंस से बच सकते हैं। मतलब कि अगर आपने इन दोनों डिग्रीज में से कोई एक डिग्री आपके पास है, ओके, तो आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है मैटर नहीं करेगा। एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं सिर्फ इनके लिए। तो एक्सपीरियंस क्या है देख लीजिए, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, ओके। यानी ये वाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर सेकंड पॉइंट जो हमने किया इसकी बात कर रहे हैं, इनके लिए एक्सपीरियंस मांग रहा है। क्या एसेंशियल है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्रेडिट डिस्पेंसेशन इन द एरियाज ऑफ MSME। देखो, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है तो उसी फील्ड का एक्सपीरियंस वो एक्सपेक्ट करता है आप सभी से। कॉर्पोरेट एंड लेंडिंग टू ट्रेडिंग एंड स्मॉल कमर्शियल लोन्स एटसेट्रा।
पर अगर आपके पास पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, व्हीकल लोन, एक नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर वाला जो एक्सपीरियंस होता है हाउसिंग लोन का है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस अगर एमएसएमई, कॉर्पोरेट और लेंडिंग टू ट्रेडिंग एंड स्मॉल कमर्शियल लोन्स का है वो काउंट होगा, ठीक है। और ये उन्होंने कितना मांगा है, कम से कम 2 साल का। और एज एन ऑफिसर परमानेंट, ठीक है, परमानेंट ऑफिसर आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां पे? इन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्जिम बैंक, नबार्ड, एनएचपी नेशनल हाउसिंग बैंक, या फिर एनएबीएफआईडी, ओके, या फिर सिडबी, या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो कि आपके सेकंड शेड्यूल में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें अगर आपने काम किया है, या फिर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ओके। और एक बात है कि जो कैंडिडेट्स जिनका पता क्या होता है कि आप जैसे एक जगह ज्वाइन किया, आपने 1 साल बाद कोई और पेपर क्लियर किया तो आपने कहीं और ज्वाइन किया, तो ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स जिनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मतलब मान लो आपने 1 साल यहां काम किया, 1 साल यहां काम किया, तो उनको एडअप करोगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया ना आपका, तो भी आप एलिजिबल हैं, ओके। अच्छा, तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि आपकी ग्रेजुएशन 3 साल वाली होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला केस है अगर आपका, तो आपकी 2 साल की होनी चाहिए। इसके बाद या फिर देखो आपको ना एक्सपीरियंस में एक और चीज कह रहा है, अगर ये सब नहीं है जो एक्सपीरियंस मैंने अभी आपको बताए हैं, उसके बजाय आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है कोर फंक्शनिंग का इन एंटिटीज डीलिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग रजिस्टर्ड विद सेबी, और entities dealing in alternative investment funds registered with SEBI, okay, या फिर asset reconstruction companies registered with RBI, या फिर subsidiary of scheduled commercial banks dealing in MSME segment, या फिर project management namely administration and implementation of project schemes of national importance with consultancy firms of national state having experience of consulting and project management in similar line for more than 10 years and should have specific experience of consulting, project management, government project implementation, government project management, digital project related to lending, consultancy for government projects। तो मतलब इतने ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो चलेगा। पर अगर आप सीए हो या एमबीए आपने कर रखी है तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा फॉर आपका ग्रेड ए ऑफिसर, ओके। अब अगर मैं बात करूं, नोट में उन्होंने दिया हुआ है कि मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ किनके लिए है, जो फर्स्ट और सेकंड में है, ओके। ये थर्ड और फोर्थ, थर्ड पे सीए की बात हो रही थी, फोर्थ में आपकी एमबीए की बात कर रहे थे, उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है वर्क एक्सपीरियंस। और अगर आप ग्रेड बी की बात करते हैं, ग्रेड बी में आपकी जर्नल भी है और स्पेशलिस्ट वैकेंसीज भी है ना। पहले जर्नल की बात करते हैं, तो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, ओके। टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, सब चलेगा, कम से कम 60% हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, कम से कम 55% हो, या तो ये हो या ये हो, ओके। तो आप जो है मैनेजर ग्रेड बी, और अगर आपकी एज भी सेटिस्फाई हो रही है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा ये तो वही कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल वाला क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करें तो 3 साल की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल करें तो वो आपकी 2 इयर्स की ड्यूरेशन वाली होनी चाहिए। अच्छा, इसका वर्क एक्सपीरियंस देख लेते हैं। इसका वर्क एक्सपीरियंस है 5 साल, एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर परमानेंट, ये ध्यान दो, ऑफिसर भी हो और परमानेंट भी हो। कहा? आरबीआई या सेबी, या फिर आपका एग्जिम बैंक, या फिर आपका नबार्ड, ओके, या फिर एनएचपी, एनएबीएफआईडी या सिडबी। मतलब इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वही सारी चीजें हैं, है ना। और डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है, डिजायरेबल है कि अगर आपने JAIIB और CAIIB, जिसको आप कैब भी बोलते हैं, अगर आपने वो क्वालिफाई किया है तो वो डिजायरेबल है। नहीं किया तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो, आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। पर अगर फुलफिल किया है तो होता क्या, इंटरव्यू में ना थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं डिजायरेबल वाली चीजों के लिए, ओके। अदरवाइज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ओके। और लीगल के लिए, अब लीगल वही है कि लॉ होनी चाहिए, है ना, बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ओके। और आप जो है एनरोल्ड होने चाहिए विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका क्या है, 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट बैचलर्स डिग्री एज अ लॉ ऑफिसर, परमानेंट हो या फुल टाइम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। इन द लीगल डिपार्टमेंट किसका, आरबीआई का या फिर सेबी का, और उसने क्या बोला, या फिर एग्जिम, नबार्ड, एनएचपी, वही सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अभी मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पे ये एक नई है सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ओके। तो इसमें आप जो है लीगल ऑफिसर रहे हो, आपने इनमें अगर काम किया हो, और ये मांग रहे 5 साल का। देखो ग्रेड ए के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आपका जो ग्रेड बी ऑफिसर की वैकेंसीज है उसके लिए वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ओके। आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा, राइट। और वही बात है कि आपका जो 5 साल का जो है वो टोटल एक्सपीरियंस भी चलेगा, जैसे 2 साल आरबीआई में काम कर लिया, 1 साल आपने एग्जिम में काम कर लिया, 2 साल आपने जो जितने भी डिपार्टमेंट है किसी और उसमें डिपार्टमेंट में काम कर लिया, तो उन सबको एडअप करके अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस बन रहा है तो आप एलिजिबल हैं, ओके। अच्छा, अब इसके बाद आईटी में वही बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस, वही सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने बोला है, एज आप क्या होने चाहिए, आईटी या सिस्टम ऑफिसर, परमानेंट होने चाहिए, फुल टाइम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आउटसोर्स्ड वाला केस नहीं होना चाहिए। बाकी मांग क्या रही है, बैचलर डिग्री वही सारी, ओके। और मार्क्स वही 60% या फिर एमसीए कर रखी हो और मार्क्स मांगे 60%। अब तो आपको समझ आ रही होगी अच्छे से सारी नोटिफिकेशन। डिजायरेबल क्या है, कैंडिडेट जिनके पास इन इंडस्ट्री के सर्टिफिकेट्स है, या आईटी सेक्टर वालों के पास होते हैं, ओके। तो इनमें से अगर ये सब आप इनमें से कोई एक चीज आपके पास है तो डिजायरेबल रहेगा। बाकी ये वो सारी कंपनीज बता रहे हैं, वही कंपनीज तो वही सेम है जो सबके लिए मांग रहे हैं, बस वो जो आप जिस पोस्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उस फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस उस कंपनी में होना चाहिए, ओके, उस अंडरटेकिंग में होना चाहिए, ओके। चलो, तो ये सब आप देख चुके हैं, वही सब एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस, वेब एप्लीकेशन, हाँ ये देखो 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो इन सब में चले, या 2 साल का एक्सपीरियंस शैल बी इन पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, ये सारे आईटी सेक्टर वालों के है, या फिर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हो, या एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल प्रोग्रामिंग में हो। तो ये सब चीजें हैं, तो ये आपके लिए डिजायरेबल रहेगा, ओके। सो आई होप अब आप समझ चुके हैं ये पूरी बात। अब आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैंने बताया फेज 1 होगा, फेज 2 होगा और इंटरव्यू होगा। ये 3 फेजेस में आपका इंटरव्यू, मतलब ये 3 फेजेस में आपका पूरा पेपर होगा, और ये पूरा आपका 3 मंथ्स का प्रोसेस है, नवंबर से लेकर फेब तक में ये तीनों चीजें हो जानी है। अब यहाँ पे आप एक बात समझिए कि आपका जो पहला फेज 1 है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि एक पेपर होगा जिसमें 7 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, 7 सेक्शंस, और टोटल 200 नंबर का। फेज 2 भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि 2 पेपर होंगे टोटल 200 नंबर के, और फेज 3 तो आपका इंटरव्यू ही है, ओके। और इंटरव्यू में 25% मार्क्स जो है ना वो आपके रिजर्व्ड है। इंटरव्यू में पता है क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस टाइम कहते हैं कि आपने जो भी अचीव किया है, चाहे वो आपकी पोस्ट से रेलेवेंट है या नहीं है, सारे सर्टिफिकेट लेके जाया करो। आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्पोर्ट्स में कुछ भी आपने अचीवमेंट अपनी लाइफ में किया वो लेके जाया करो। उससे पता लगता है कि आप कितना, आपके अंदर पार्टिसिपेटिव, कितना स्पोर्ट्स स्पिरिट है आपके अंदर, और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स जो है थोड़े से आपको इंटरव्यू में मिलते हैं। तो इन्होंने क्लियर बताया, इस बार की नोटिफिकेशन इतनी क्लैरिटी के साथ है ना कि कोई प्रॉब्लम किसी को आ ही नहीं रही है इसको समझने में। 25% मार्क्स उन्होंने कह दिया हमने रिजर्व कर रखे हैं इंटरव्यू के। वैसे तो 100 नंबर का इंटरव्यू है, उसमें से 25 मार्क्स हमने रिजर्व किए हैं। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कुछ अचीव किया है, अवार्ड्स है, रिकॉग्निशन है, किसी भी तरीके का, बट आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तो वो इंटरव्यू के टाइम उसकी अलग जो है स्कोरिंग रहेगी, ओके। अब आपको जानना बहुत जरूरी है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। देखो आपका जो फेज 1 एग्जाम है
उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जर्नल अवेयरनेस, एमएसएमई रिलेटेड क्वेश्चन और आपका जो भी स्ट्रीम आप ऑप्ट कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक टेस्ट होगा। ओके, तो इनकी वेटेज आप सब देख सकते हैं। इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर, रीजनिंग के 25 सवाल 25 नंबर, क्योंकि सेक्शन ज्यादा है ना तो इसलिए सबकी वेटेज थोड़ी थोड़ी है, 30 25 ये नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के 25 सवाल 25 नंबर, कंप्यूटर 20 सवाल 20 नंबर, जर्नल अवेयरनेस के 20 सवाल 20 नंबर, आपके एमएसएमई के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जो स्ट्रीम स्पेसिफिक है उसके 50 सवाल और 50 नंबर। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, मतलब टोटल टाइम मिल रहा है, सेक्शनल टाइम नहीं है जैसे आपका बाकी बैंकिंग के पेपर्स में चल रहा है। टोटल आपका पेपर स्टार्ट हो गया, 2 घंटे बाद खत्म हो गया। बीच में आप कौन सा सेक्शन पहले कर रहे हो बाद में कर रहे हो वो आपकी चॉइस है। ओके, और 120 मिनट्स का पेपर, 200 सवाल 200 नंबर का पेपर, बायलिंगुअल होगा। बाकी इंग्लिश का सेक्शन तो देखो वो तो एक ही भाषा में रहेगा, इंग्लिश की भाषा में। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हमें समझ आ गया। अब इसके बाद जो ये स्ट्रीम, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी, आपके ये जो शुरू के आपके 4 है 1 2 3 4, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपकी सेक्शनल कट ऑफ बनेगी और आपको इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपके फेस 1 में अगर मार्क्स काउंट होंगे ना वो 5th 6th और 7th के काउंट होंगे। मतलब 200 में से आपके ये जो 100 नंबर का पेपर है ना इसके मार्क्स काउंट होंगे, और ये जो 100 नंबर का पेपर है ये आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद देखो आपका वही स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट जो है, मतलब ये जो 7th पॉइंट पे मैंने बताया इसका क्या सिस्टम है। देखो अब यहाँ पे स्ट्रीम कौन से है, एक तो हमारा जर्नल है जो ग्रेड ए और बी दोनों का है। ओके, ग्रेड ए में भी जर्नल था, ग्रेड बी में भी था, एक लीगल था एक आईटी था। तो जर्नल में तो आपके एमएसएमई फाइनेंसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको थोड़े से टॉपिक्स बताए हुए हैं, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। लीगल में आपके लॉ, जो आपके मतलब सिडबी से रिलेटेड जो लॉज है वो सारे लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लीगल ड्राफ्टिंग, आरडीबी, आईबीसी, लिमिटेशन एक्ट, सरफाजी एक्ट, आरटीआई एक्ट, सब लिखा हुआ है। सिलेबस आपने ये सब पढ़ना है और आपका जो 50 सवाल आने हैं ना वो इनमें से आएंगे। ऐसी आईटी वालों के लिए जो वो आईटी में जो उनका सिलेबस होता है पढ़ते हो आप अपनी ग्रेजुएशन में, तो ये टॉपिक्स आपके रहेंगे आईटी के। तो इन टॉपिक्स में से 50 सवाल पूछे जाएंगे अगर आप आईटी वाले फील्ड का फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओके, और ये सिलेबस इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका प्रॉपर सिलेबस है, ये इंडिकेशन है कि इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अब ये जो लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इसमें लिखा नहीं है बट इससे रिलेटेड है इसलिए पूछा जा रहा है। ओके, तो ये आपने देख लिया। अब ये तो था फेस 1। अब इसके बाद आपको ये नोट थोड़े से मैं बता दूं फेस 1 से रिलेटेड। आपको भी मैंने बताया कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे। मेरिट सेक्शन कौन सा है, जर्नल अवेयरनेस, एमएसएमई और स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट। Shortlisting of the candidates for phase 2 examination will be based on marks scored in the merit section only. Okay, और ये जो आपका मेरिट है वो आपका ये वाले जो है इससे पता लगेगा, मेरिट सेक्शन से पता लगेगा कि आप जो है आपकी शॉर्टलिस्टिंग जो होगी इसके बेसिस पे होगी। ओके, फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो ये तो अंडरस्टूड बात है, उन्होंने फिर भी लिख दी कि ग्रेड ए और बी की वेरी करेगी। ऑब्वियसली ग्रेड ए से बड़ा है ग्रेड बी, तो डिफिकल्टी लेवल तो अलग ही होगा, जस्टिफाइड है ये तो। अब हम बात करते हैं फेज 2 एग्जामिनेशन की। फेज 2 एग्जामिनेशन में देखिए, अब फेज 2 एग्जामिनेशन जो आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का हो रहा है जो कि जर्नल स्ट्रीम है, और ग्रेड बी का भी जो जर्नल स्ट्रीम है उसमें पेपर 1 होगा इंग्लिश का, वही आपका नॉर्मल जो होता है एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, तो ये आपकी चीजें रहेंगी। 3 सवाल होंगे, यही 3 सवाल, एक एसे होगा, एक प्रेसी होगा और एक कॉम्प्रीहेंशन होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव जो है आपने टाइपिंग करनी है, तो टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, टाइपिंग स्पीड ठीक होनी चाहिए आपकी। तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका रहेगा 3 सवाल, 75 मार्क्स का पेपर, टाइम भी आपको कितना मिलेगा, 75 मिनट का मिलेगा। ओके,
तो ये तो आपका पेपर 1 है, और पेपर 2 जो है उसमें वही आपका एमएसएमई से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे ऑनलाइन। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे जो कि 50 सवाल होंगे, और उनमें से कुछ सवाल 1 नंबर के, कुछ सवाल 2 नंबर के। ओके, तो टोटल आपका जो है ये 75 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटा इसके लिए आपको मिलेगा। और साथ ही एक आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, मतलब इन्हीं टॉपिक से एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी होना है और एक डिस्क्रिप्टिव भी होना है। और डिस्क्रिप्टिव के 10 सवाल होंगे विल बी आस्क्ड, जिसमें से आपको 4 सवाल करने होंगे, मतलब 10 में से आपको ऑप्शन है, चूज करो 4 सवाल जो आप सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, 50 नंबर का पेपर और टाइम मिलेगा इसके लिए आपको 75 मिनट्स, और वही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आपको अपनी स्क्रीन पे टाइप करना होगा। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपका जो लीगल है उसमें क्या हो रहा है। अब वो तो मैंने जर्नल का बताया, अब लीगल के पेपर 1 में वही इंग्लिश वाला सेम सिस्टम है, सेम बिल्कुल 3 सवाल 75 मार्क्स 75 मिनट। बाकी पेपर 2 में क्या है, अब इसमें वही बात है कि लॉ रिलेटेड सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लीगल पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो ये आपके टॉपिक बदल रहे हैं। बाकी वही 50 सवाल है, कुछ सवाल 1 नंबर के, कुछ सवाल 2 नंबर के, टोटल 75 नंबर का पेपर और 60 मिनट का समय। डिस्क्रिप्टिव में यहाँ 6 क्वेश्चन होंगे, जर्नल में तो आपके 10 सवाल थे ना, यहाँ 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 4 करने होंगे, मतलब वहां आपको 10 सवाल मिलेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो। इसमें आपको 6 सवाल मिलेंगे जिसमें से आप 4 चूज कर सकते हो, तो ऑप्शन थोड़ा घटा दिया आपके लिए। ओके, और वही 50 मार्क्स और 75 मिनट। और सेम सिस्टम आपका जो है, आपका आईटी वाला भी वही है, पेपर 1 इंग्लिश बिल्कुल सेम पैटर्न, और जो पेपर 2 है वो आपका वही, पहले एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको 4 सवाल चूज करने हैं। मतलब पेपर का पैटर्न सेम है, पर आप जिस चीज को, आप जिस मतलब आप जिस उसको स्पेशलाइजेशन को फिल कर रहे हैं, उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बस टॉपिक बदल रहे हैं, अदरवाइज वही नंबर ऑफ क्वेश्चन, वही सब कुछ आपका सेम है। ओके, चलो अब इसके बाद अब आप ये फीस देख लीजिए एक बार, फीस कितनी है। हाँ जी, आपकी फीस जो है देख लीजिए, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी रहेगी आपकी 925 है जो एप्लीकेशन फी है। इंटीमेशन चार्जेस 175 है, तो टोटल 1100 का शगन डालना है आपने सिडबी को, और 1100 आपको एप्लीकेशन फीस जो है वो पे करनी होगी। ओके, और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज में एप्लीकेशन फी तो निल है, 175 इंटीमेशन चार्जेस है, तो टोटल आपको 175 रुपए पे करने होंगे। बाकी जो स्टाफ के लोग हैं, उनके अपने स्टाफ के लोअर पोजीशन वाले लोग जो है, अगर ये फॉर्म को फिल करते हैं अपना डेजिग्नेशन बढ़ाने के लिए, तो उनको फीस नहीं पे करनी, उनके लिए निल है। तो ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन। आई होप ये पूरी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, और अब मैं आपको इसके बाद बताना चाहूंगी कि हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी थी 30 नवंबर 7 PM से, और ये बैच हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। ओके, और इसमें हम आपके सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के जैसे कि आपका आरआरबी, आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई, इन सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। ओके, और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है, सिडबी, सेबी, नबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी या इंश्योरेंस, क्योंकि जो जो पेपर आईबीपीएस लेता है उन सभी एग्जाम्स को हम इस बैच में कवर करेंगे। और ये बैच आपका लाइव भी रहेगा और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। पीओ क्लर्क दोनों लेवल के लिए हम पढ़ाएंगे और प्री मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे। और ये हमारी पूरी टीम है, मतलब इसमें हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और जर्नल अवेयरनेस पढ़ाएंगे। यानी जो आपका एक स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके पीओ और क्लर्क के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं, जो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं प्री और मेंस के, वो सब इसमें कवर होगा। और ये बैच आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1699, और ये फीस आपकी केवल
22 नवंबर 2024 शाम 7 बजे तक है। तो अगर आप इस बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं। हमने पूरे इंडिया में कम फीस रखी हुई है और सबसे इंडिया की बढ़िया टीम के साथ आप अपने इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप रीजनिंग की एक बुक परचेज करना चाहते हैं जिसमें कि आपको लेटेस्ट पैटर्न के सवाल मिले, जिसमें कि हम एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई, नाबार्ड, एनआईएससीएल, आईडीबीआई, एफसीआई, सिडबी, एलआईसी एंड अदर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सके, तो ये एक शॉर्टकट टू सक्सेस है जो बुक मैंने बहुत मेहनत से आप सभी बच्चों के लिए प्रिपेयर की है। और इस टाइम मार्केट में सबसे लेटेस्ट बुक अगर आपको रीजनिंग की, बैंकिंग की मिलेगी तो वो ये है। ओके, इसमें 2016 से लेकर 2024 तक के सभी एग्जाम्स में जितने भी, चाहे प्री हो, मेंस हो, पीओ हो या क्लर्क हो, जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में हमने सारे ऐड किए हैं, जिस वजह से यहाँ पे आपको 3800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन एंड विद आंसर की। ऑब्वियसली आंसर की तो होगी, बट यहाँ पे हर सवाल का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपके 21 चैप्टर्स और हर चैप्टर हम अलग अलग टाइप और अलग अलग लेवल से हमने डिवाइड कर रखा है कि पहले आसान सवाल, फिर मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, जिससे कि काफी ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चों को चैप्टर मिले हैं और उनको पढ़ने में बहुत मदद मिल रही है। ओके, तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, ये बुक का ये बुक कवर है, ये फ्रंट और ये बैक पेज है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ये है इसका क्यूआर कोड। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपकी Amazon पे भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अगर आप सर्च करके बाय करना चाहते हैं तो आपको बस लिखना है बैंक रीजनिंग तन्वी, मेरा नाम लिख देना और बैंक और रीजनिंग लिख देना सर्च में। आप ये बुक का कवर है, आप इसको देख लीजिए तो आप पहचान लेंगे इस बुक को और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो आपको प्रैक्टिस में बहुत मदद करेगी। क्योंकि बैंकिंग बच्चा जो है वो प्रैक्टिस के लिए हमेशा कहता है हमें क्वेश्चन नहीं मिलते, तो इस बुक में आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और बेटर है इस क्यूआर कोड से स्कैन कर लो, यहीं से आपका सीधा लिंक आ जाएगा ताकि आप इस बुक को परचेज कर सको। और ये लिंक Amazon का लिंक है। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी सिडबी की इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और अब आप सोच चुके हैं, समझ चुके हैं कि अब हमें इस फॉर्म को भरना है या नहीं भरना है, हम एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल है। और अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हमारा ये बैच 15 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें हम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और जर्नल अवेयरनेस इन सबको कवर करेंगे। और इसमें जो हम पढ़ाएंगे आपके आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ओवर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।